हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 10th एसएसटी चैप्टर नंबर 13 परिवहन एवं संचार को कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन उसको कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। पहले उसको ध्यान में रखिए, फिर अपन उसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, जब हमने चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट करा था, तब मैंने स्टार्टिंग में इसकी भूमिका बताई थी कि इस चैप्टर में हमारे को पढ़ने को क्या क्या मिलेगा, हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, परिवहन एवं संचार, तो इसके आधार पर मैंने इसको दो भागों में बांटा था। एक बांटा था परिवहन में और एक बांटा था अपने संचार में। परिवहन में हम कंप्लीट कर रहे हैं, परिवहन को हम लेके चल रहे हैं। तो परिवहन में हमने अभी तक पढ़ लिया परिवहन कहते किसे हैं, परिवहन के साधन क्या क्या होते हैं। परिवहन के साधन तीन होते हैं, स्थल परिवहन होता है, जल परिवहन होता है और एक वायु परिवहन होता है। तो हमने क्रमबद्ध रूप से स्थल परिवहन को लिया। स्थल परिवहन में हमने जल परिवहन को कंप्लीट करा, रेल परिवहन को कंप्लीट किया और पाइपलाइन परिवहन को कंप्लीट करा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करना, वो भी आपको वीडियोस मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, जल परिवहन को। किसको देखेंगे, जल परिवहन को। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यार, एक लाइक तो बनता ही है, आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं मैं, ठीक है ना। एक लाइक तो करें, ठीक। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन। चैप्टर का नाम क्या है, परिवहन एवं संचार, है ना। तो देखो, आज का टॉपिक क्या है अपने पास, जल परिवहन। क्या है, जल परिवहन। तो मुख्यतः हम इस जो जल परिवहन है इसमें तीन टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। पहले तो जल परिवहन खुद स्वयं की, जल परिवहन का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है विशेषताएं क्या है, गुण, है ना। जल परिवहन का ये एक सेपरेट पढ़ेंगे अपन टॉपिक। फिर हम इसमें दो और पढ़ेंगे। पहला होगा वो राष्ट्रीय जलमार्ग और दूसरा होगा प्रमुख समुद्री पतन। पहला होगा राष्ट्रीय जलमार्ग और दूसरा होगा समुद्री पतन। तो स्टार्ट करते हैं फिर राष्ट्रीय जलमार्ग से। देखो, जल परिवहन, अपन सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, जल परिवहन से स्टार्ट करेंगे। तो देखें, जल परिवहन किसी भी देश को सबसे सस्ता यातायात प्रदान करता है, क्योंकि इसके निर्माण में परिवहन मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है और केवल जल परिवहन के साधनों से ही यातायात किया जाता है। तो देखिए, जल परिवहन किसी भी देश को सबसे सस्ता यातायात प्रदान करता है, क्योंकि इसके निर्माण में परिवहन मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है और केवल जल परिवहन के साधनों से ही यातायात किया जाता है। जल परिवहन के साधनों से ही यातायात किया जाता है। इतना अवश्य है कि इसके लिए प्राकृतिक अथवा कृत्रिम जलपूर्ण मार्ग अवश्य होते हैं। भारत के लोग अनंत काल से समुद्री यात्राएं करते रहे हैं। यहाँ नाविकों ने दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति व व्यापार को फैलाया है। जल परिवहन द्वारा भारी एवं स्थूलकाय यानी बहुत बड़ी बड़ी वस्तुओं को ढोना अनुकूल है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल भी है। हमारे देश में आंतरिक एवं समुद्री दोनों प्रकार का जल परिवहन किया जाता है। आंतरिक भी किया जाता है और समुद्रीय भी किया जाता है, और समुद्रों पे भी किया जाता है और समुद्र के नीचे भी किया जाता है। आंतरिक जल परिवहन की दृष्टि से देश में प्राचीन काल से ही नदियों के माध्यम से यातायात किया जाता है। किसके माध्यम से, नदियों के माध्यम से आंतरिक जल परिवहन। देखो ना, जल परिवहन में यहाँ दो प्रकार के हैं, एक तो आंतरिक जल परिवहन और एक है समुद्री जल परिवहन। तो जो आंतरिक जल परिवहन है उसकी दृष्टि से देश में प्राचीन काल से ही नदियों के माध्यम से यातायात किया जाता है और वर्तमान देश में लगभग 14,500 किलोमीटर लंबा नौ संचालन जलमार्ग है। कौन सा, नौ संचालन जलमार्ग है, जिसमें नदियां, नहरें, अप्रवाही जल यानी यथा जैसे झीलें, संकरी खाड़ियां इत्यादि शामिल है। देश की प्रमुख नदियों में 3,700 किलोमीटर लंबे मार्ग का उपयोग किया जा रहा है। नहरें 4,300 किलोमीटर लंबे नौ संचालन मार्ग यानी नौ मार्गों से, है ना। नौ मार्ग में संचालन में मात्र 900 किलोमीटर तक की दूरी नौकाओं द्वारा परिवहन के लिए उपयुक्त है। मतलब इतने सारे, मतलब 4,300 किलोमीटर में से सिर्फ
900 किलोमीटर तक ही नौकाओं को दिया जाता है, मतलब नौकाओं ने नावों को दिया जाता है। वर्तमान में आंतरिक जल परिवहन के माध्यम से लगभग 160 लाख टन माल की ढुलाई प्रतिवर्ष की जा रही है ना। भारत के 14,500 लंबे नौ संचालन जलमार्ग में से केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। मशीनीकृत यानी जो मशीनों से लदे हुए हैं। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में आंतरिक जलमार्ग परिवहन का महत्वपूर्ण साधन है। अब देखो, ये जो जलमार्ग है ना, हमने कितनी बार हमारा जलमार्ग आया, तो वो कौन से महत्वपूर्ण जलमार्ग है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो देखो, राष्ट्रीय जलमार्ग, क्या देखेंगे अब हम? राष्ट्रीय जलमार्ग। तो देखिए, देश की गंगा, हुगली, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, भांडवी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी आदि नदियों द्वारा आंतरिक जलमार्ग, कौन से आंतरिक जलमार्ग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जल परिवहन के दो साधन हमने देखे, आंतरिक जल परिवहन और एक समुद्री जल परिवहन, ठीक है ना। अभी हमने किसको पकड़ रखा है? आंतरिक जल मार्गों को, यानी आंतरिक जल परिवहन को पकड़ रखा है। और आंतरिक जल परिवहन के अंतर्गत कौन से आते हैं? आंतरिक जल मार्ग आते हैं। तो वो आंतरिक जल मार्ग कौन कौन सी नदियों से मिलकर बनते हैं? हमने देखा आंतरिक जो परिवहन है वो नदियों से मिलकर बनता है। तो वो नदियां कौन सी हैं देश की, भारत देश की नदियां? पहली है गंगा, हुगली, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, भांडवी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी आदि नदियों द्वारा आंतरिक जलमार्ग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। निम्न जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। अब कुछ नाम आएंगे जलमार्गों के, उनको भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में प्रोत्साहित किया गया है या उनको एक उपलब्धि दी गई है। तो कौन कौन से हैं? पहला है नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जल मार्ग, जो 1,620 किलोमीटर लंबा है। दूसरा देखें तो नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, सदिया व धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग है। क्लियर है। तीसरा है नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, केरल की पश्चिमी तटीय नहर कोटापुरम से कोल्लम तक उद्यम मंडल तथा चंपकाश नहरें, क्या नाम है? चंपकाश नहरें 205 किलोमीटर लंबा है। आगे देखें तो नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4, काकीनाडा से भरकानन 1,100 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है। फिर नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5, मातई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूर्व तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष स्तर 588 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है। यानी 5 जलमार्ग हमने देखे। फिर आगे राष्ट्रीय जलमार्ग के अंतर्गत क्या बातें हो रही हैं वो देखें तो वो हो रही है कि कुछ अन्य जलमार्ग भी हैं जिन पर परिवहन होता है। जिन पर क्या होता है? परिवहन होता है। इसमें मांडवी, जुआरी और कंबरजुआ, सुंदरबन, बराक, केरल का पश्च जल और कुछ नदियों का ज्वरीय विस्तार शामिल है। ज्वरीय यानी क्या होता है? ज्वर से संबंधित। अच्छा, ज्वर मतलब क्या होता है? ज्वर मतलब होता है ताप, है ना। फिर देखें तो देश की अधिकांश नदियां वर्षा काल के अतिरिक्त समय में प्राय जल की अल्पता का शिकार हो जाती हैं। क्या बोल रहे हैं कि देश की अधिकांश नदियां वर्षा काल के अतिरिक्त, मतलब वर्षा काल के बाद, यानी वर्षा काल को छोड़कर समय में प्राय जल की अल्पता का शिकार हो जाती है, यानी जल की कमी हो जाती है। वर्षा काल में तो सब सही रहता है, लेकिन वर्षा काल के अतिरिक्त यानी वर्षा जल के बाद तो उनमें जल की अल्पता आ जाती है, यानी जल की कमी आ जाती है, जिसके कारण उनमें परिवहन का कार्य रुक जाता है। भारत के भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा कराए गए सर्वेक्षण यानी गणना के अनुसार देश में 10 नदी मार्ग ऐसे हैं जहां वर्षा भर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध रहता है, यानी वर्षा हो या वर्षा ना हो, दोनों ही स्थितियों में वहां पर ऐसे 10 नदी मार्ग हैं जहां पर जल हमेशा रहता है। तो ऐसे नदी मार्ग को ही राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। अच्छा, पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग किन नदियों को घोषित किया जाता है? तो आप कह सकते हैं कि वर्षा काल के अतिरिक्त जल कि अल्पता के शिकार ना होते हुए जो नदियां इस श्रेणी में रखी गई हैं, किस श्रेणी में? कि भारत सरकार द्वारा, भारत के भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में 10 नदी मार्ग ऐसे हैं जो वर्षा
काल के अतिरिक्त भी वर्षा से परिपूर्ण रहते हैं, तो वो नदियां क्या कहलाती हैं? उन नदियों को हम राष्ट्रीय जलमार्ग की श्रेणियों में लाते हैं। ठीक है ना, इतना हुआ क्लियर मामला। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखें तो आता है प्रमुख समुद्री पतन। हमारे दो टॉपिक थे ना जल परिवहन में, पहला तो ये था राष्ट्रीय जलमार्ग और दूसरा था प्रमुख समुद्री पतन। अच्छा, पतन मतलब क्या होता है? पतन मतलब आप समझ लीजिए बंदरगाह। अब बंदरगाह मतलब क्या होता है? बंदरगाह आपने देखा है बस का, बस जो होती है अपने सड़क परिवहन में बस होती है ना, बस एक स्टॉप पे रुकती है, उसको कहते हैं हम बस स्टॉप। वैसे ही जो समुद्र जो जहाज होते हैं ना, नौकाएं होती है, ये भी एक स्टॉप पे रुकती हैं, उसको हम कहते हैं बंदरगाह। ठीक है ना, सिंपल है, बिल्कुल क्लियर है। तो देखो आगे बढ़ते हैं कि बंदरगाहों पर समुद्री जहाजों को रुकने, ईंधन लेने तथा सामानों को उतारने चढ़ाने का कार्य किया जाता है। ये कार्य बताया बंदरगाह का। भारत की 7516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 100 या मैं कहूँ 187 मध्य, 12 तो प्रमुख हैं और 187 मध्य व छोटे पतन यानी बंदरगाह हैं। ये प्रमुख पतन देश के स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ में कांडला पतन पहले पतन के रूप में विकसित किया गया है। ऐसा देश विभाजन से कराची पतन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए था। कांडला जो बंदरगाह था वो किस कारण था? वो इस कारण था, कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। मैंने आपको बताया था कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह, ज्वारीय यानी ताप से रिलेटेड, यानी ताप का बंदरगाह है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात के औद्योगिक तथा कृषि उत्पादों के आयात व निर्यात को संचालित करता है। ठीक है ना। मुंबई बृहत्तम पतन है जिसके प्राकृतिक खुले, विस्तृत व सुचारू पोताश्रय हैं। पोताश्रय मतलब भी क्या होता है? पतन ही होता है। क्या होता है? पतन ही होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बंदरगाह भी कहते हैं ना। तो मुंबई पतन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पतन विकसित किया गया, जो पूरे क्षेत्र को एक समूह पतन, क्या है? समूह पतन की सुविधा भी प्रदान कर सके। समूह पतन यानी ग्रुप, यानी मेन। लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में यानी एक्सपोर्ट के संदर्भ में मारगांव, क्या बोला है? मारगांव पतन देश का महत्वपूर्ण पतन है। ये साउथ के थोड़े नाम हैं, इसलिए थोड़ा बोलने में दिक्कत आती है। यहाँ से देश के कुल निर्यात का आधा यानी 50% लोहे अयस्क निर्यात किया जाता है। कर्नाटक में स्थित न्यू मैंगलोर पतन कुद्रमुख खानों से निकले लोहे अयस्क को निर्यात करता है। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोची पतन है, यह लेगून के मुहाने पर स्थित है। प्राकृतिक पोताश्रय यानी प्राकृतिक बंदरगाह है या पतन है। देखें आगे बढ़े तो है कि पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तुतिकोरन पतन है। यह एक प्राकृतिक पोताश्रय है तथा इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध है। अतः यह पतन हमारे पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, मालदीव आदि तथा भारत के तटीय क्षेत्रों की भिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। चेन्नई की गणना देश के प्राचीनतम, क्या बोला हमने? अरे लाइन थोड़ी ज्यादा किसकी, क्या बोल रहे हैं? चेन्नई की गणना देश के प्राचीनतम बंदरगाह में की जाती है, जबकि विशाखापट्टनम देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। यदि पूछ लिया जाए कि देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो आपके जहन में या आपकी बुद्धि में नाम कौन सा आना चाहिए? विशाखापट्टनम। क्या है? विशाखापट्टनम देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ पोत निर्माण एवं उनके मरम्मत की सुविधा भी उपलब्ध है। आगे बढ़े तो चेन्नई व्यापार की मात्रा एवं सामान लदान के संदर्भ में देश का दूसरा बड़ा बंदरगाह है। चेन्नई जो है ना, वो व्यापार की मात्रा एवं सामान होता है ना, उसको लादने के संदर्भ में देश का दूसरा बड़ा बंदरगाह है। तो उड़ीसा पूछा जा सकता है कि व्यापार की मात्रा एवं सामान लादने के संदर्भ में देश का दूसरा बड़ा बंदरगाह कौन सा है? नाम लिखिए। तो आप बोल सकते हैं कौन सा है? चेन्नई। कौन सा है? चेन्नई है। उड़ीसा में स्थित पाराद्वीप पतन विशेषतः लौह अयस्क का निर्यात करता है।
ओडिशा में स्थित पारादीप जो पतन है विशेषतः लौह अयस्क का निर्यात करता है, निर्यात यानी एक्सपोर्ट करता है। कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदीय पतन है। यह सागर तट से 148 किलोमीटर अंदर हुगली नदी के किनारे स्थित है। ज्वारीय पतन होने के कारण तथा हुगली नदी के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। कोलकाता पतन पर बढ़ते व्यापार दबाव को कम करने के लिए हल्दिया सहायक पतन के रूप में विकसित किया गया। हल्दिया जो है वह कोलकाता पतन पर बढ़ते व्यापार दबाव को कम करने के लिए हल्दिया जो है ना वो सहायक पतन के रूप में विकसित किया गया है। हल्दिया में पूर्णतः सुसज्जित कोयला एवं तेल कंटेनर की सुविधा उपलब्ध है। राजस्थान में समुद्री तट व पूर्णकालिक नदियों के अभाव के कारण यहाँ जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। राजस्थान के निकटतम बंदरगाह कांडला व मुंबई है। राजस्थान, यहाँ एक प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान के निकटतम बंदरगाहों के नाम लिखिए, तो आप क्या बोलेंगे? राजस्थान के निकटतम बंदरगाहों के नाम हैं कांडला व मुंबई। कौन से हैं? कांडला व मुंबई। तो फ्रेंड्स ठीक है, आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, इसके आगे का टॉपिक यानी वायु परिवहन को देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।